हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आशु राठौर है। आज हम जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि राष्ट्रीय आय को कैसे कैसे निकाला जाता है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम को किस प्रकार से निकाला जाता है और किस किस मेथड से निकाला जाता है। हम नॉर्मली जानते हैं जो नेशनल इनकम है वो थ्री टाइप्स की होती है। मतलब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए तीन मेथड है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है आय विधि एंड तीसरा हैगा व्यय विधि, जिसे इंग्लिश के अंदर हम प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उत्पाद विधि के बारे में कि उत्पाद विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, क्या किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस प्रोडक्शन के माध्यम से हम विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त कर रहे हैं। और जो हमारे देश की अंतिम वस्तु है या अंतिम सेवा है, ठीक है, उनका जोड़ उत्पाद विधि कहलाता है, जिसको आज हम कन्वर्ट करेंगे राष्ट्रीय आय के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रीय आय एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि मैं भी आपके सामने लिख देता हूं, राष्ट्रीय आय के तीन मेथड करने के। जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसको करने के लिए कितने मेथड है, तीन मेथड है। ठीक है, तो जानिए किस प्रकार से तीन मेथड है बोले। पहले विधि का नाम है उत्पाद विधि, दूसरी का नाम है आय विधि एंड थर्ड का नाम है व्यय विधि। इस विधि को हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इस विधि को हम इनकम मेथड भी कहते हैं एंड इस विधि को हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये तीनों विधि लिख दी है राष्ट्रीय आय को सॉल्व करने के लिए, तो आज हम इस विधि को जानेंगे और इस विधि के जानेंगे फॉर्मूले क्या क्या है, इसमें क्या क्या जोड़ेगा और क्या क्या इसके अंदर नहीं जोड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अभी तो मैं उसको रफ कर देता हूं और रफ करने के साथ ही हम देखेंगे कि उत्पाद विधि के अंदर हम क्या क्या चीज को जोड़ेंगे और क्या क्या चीज को नहीं जोड़ेंगे। आज हम करेंगे नंबर एक विधि। इसे हम कहते हैं उत्पाद विधि, जिसे प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि जब हम प्रोडक्शन मेथड से राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो इससे निकलता क्या है। इससे जीडीपी निकलता है, एनडीपी निकलता है, या क्या निकलता है। तो नॉर्मल सी बात यह है इसके अंदर कि जब भी हम उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय को निकालते हैं तो सबसे पहले जीडीपी एमपी लिख लेगा। क्या लिख लेगा, जीडीपी एमपी। मैंने आपको पहले ऐसा क्यों बताया कि कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि यदि मैं प्रोडक्शन मेथड के मतलब उत्पाद विधि के जो अंदर के तत्व है उन्हें जोड़ूंगा तो जीडीपी एमपी लिख लेगी या जीडीपीएफसी लिख लेगी या एनडीपीएफसी लिख लेगी। तो गाइस से ध्यान में रखना कि जब भी हम उत्पाद विधि को या इसके जो अंदर उसकी वैल्यू आएगी उसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिख लेगा, जीडीपी एमपी लिख लेगा। ये होती क्या है, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का योग होता है। ठीक है, अब जानेंगे कि इसको निकालने के लिए
प्रोडक्शन मेथड से मतलब उत्पाद विधि से ऐसे कौन कौन से तत्व है जिन्हें जोड़ने से हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त करेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या चीज जुड़ेगी और क्या क्या चीज नहीं जुड़ेगी। इसको हम पहले हमें इसके अंदर मूल्य वृद्धि अर्थात वैल्यू एडेड को निकालना होता है। गाइस सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड के अंदर मूल्य वृद्धि निकलती है। क्या निकलती है? मूल्य वृद्धि। अब ये मूल्य वृद्धि निकले कैसे? अब इसको निकालने के लिए इसके अंदर हमें दो चीजों को मतलब दो तत्वों को हमें इसके अंदर प्लस करना होता है, ठीक है, या इसको माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हम करेंगे उत्पाद का मूल्य माइनस हम करेंगे इसमें से मध्यवर्ती। क्या करेंगे? मध्यवर्ती उपभोग। गाइस हमें प्रोडक्शन मेथड के अंदर उत्पाद विधि के अंदर मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें एक उत्पाद का मूल्य चाहिए और हमें चाहिए मध्यवर्ती उपभोग चाहिए। अब ये उत्पाद का मूल्य होता क्या है? जो देश के अंदर कच्चे माल को जो देश के अंदर कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में चेंज किया जा रहा है, चाहे वो सेवा हो चाहे वस्तु हो, उसका जो मूल्य होता है हम उसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे भारत के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं मींस जो उत्पादक है वो कच्ची वस्तु खरीदते हैं, उसके बाद उसे उपयोगी वस्तुओं में चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो कच्चे माल का जो मूल्य होता है क्या होता है? जो कच्चे माल का मूल्य होता है या उसको जो वस्तु खरीदते हैं उससे मध्यवर्ती उपभोग कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है? मूल्य वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है हमें? मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें शुद्ध अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो उत्पाद का मूल्य है उसमें से हम मध्यवर्ती उपभोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इतना क्लियर हो गया माइंड के अंदर? अब बात आप मेरी ये सुनिए, इसके अंदर सपोज कीजिए वहां पर हमें एग्जामिनर ने मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, वहां पे हमें एग्जामिनर ने मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है लेकिन उसमें उत्पाद का मूल्य नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी क्योंकि हमें ये तो पता है कि इन दोनों को माइनस करने पे मूल्य वृद्धि आती है, ठीक है। अगर वहां पर उत्पाद का मूल्य नहीं है तो इस मध्यवर्ती में से जब हम उत्पाद का मूल्य माइनस करेंगे तभी मूल्य वृद्धि निकलेगी। अगर ये वहां पर नहीं दे रखा है एग्जाम के अंदर तो इसको निकालने का क्या मेथड है हम ये जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए वहां पर केवल हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। किस की आवश्यकता होती है? दो चीज की। तो पहली क्या है? पहली है बिक्री। बिक्री को प्लस करेंगे हम स्टॉक में परिवर्तन, चेंजिंग स्टॉक एंड सेल्स मतलब बिक्री। जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? उत्पाद का मूल्य। यदि एग्जाम के अंदर मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है और उत्पाद का मूल्य नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? बिक्री को और स्टॉक को जब मैं प्लस करूंगा तो उत्पाद का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। और जब उत्पाद का मूल्य निकल जाएगा उसके अंदर से हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मूल्य वृद्धि। क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें मूल्य वृद्धि में प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब बात हमें यह देखनी है एग्जामिनर क्या हमें इतना इजी एग्जाम दे देगा? मतलब हमें इतना इजी मतलब पैटर्न दे देगा? वो क्या करेगा कि हमको मतलब थोड़ा सा हमारा टाइम थोड़ा क्वेश्चन में ज्यादा लगे तो हमको थोड़ा वो आगे क्वेश्चन बढ़ा देगा। कभी कभार क्या करता है वो कि स्टॉक के अंदर परिवर्तन वो नहीं देगा, स्टॉक के अंदर परिवर्तन नहीं देगा। तो इसको निकालने के लिए भी एक मेथड है, इसको निकालने के लिए क्या है? एक मेथड है। यदि हमें स्टॉक के अंदर परिवर्तन निकालना है मतलब चेंजिंग स्टॉक निकालना है हमें, तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला हमारा इसके अंदर होगा अंतिम स्टॉक माइनस में हमें करना पड़ेगा इसके अंदर प्रारंभिक स्टॉक। गाइस जब हम अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? स्टॉक के अंदर परिवर्तन प्राप्त होगा। और जब मैं स्टॉक के अंदर परिवर्तन के अंदर
बिक्री को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? उत्पाद का मूल्य प्राप्त होगा। और जब उत्पाद के मूल्य में से मैं माइनस कर दूंगा मध्यवर्ती उपभोग को, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे वैल्यू अर्थात मुझे मूल्य वृद्धि प्राप्त मेरी हो जाएगी। समझ में आ गया? ये छोटा सा पैटर्न है। इस पैटर्न के बिहाफ से हम प्रोडक्शन मेथड के माध्यम से हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है गाइस, इसके अंदर ना तीन क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? तीन। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड। अब इसके माध्यम से देखेंगे जो तीन हमारे इसके अंदर जो क्षेत्र दे रखे हैं, क्या वो प्लस होते हैं? बिल्कुल प्लस होते हैं। अगर इनके अलावा जीडीपी निकालने के लिए वो क्या करेगा, हमें तीन क्षेत्र अलग से दे देता है वो। जिसमें पहला हमारा कौन सा है? हम पहले को बोलते हैं इसके अंदर प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक क्षेत्र। ये हमारा हो गया प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस हम? इसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। प्लस हमें करना होता है द्वितीयक को, द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा तृतीयक, जिसे हम थर्ड सेक्टर बोलते हैं। ठीक है गाइस। अगर एग्जाम के अंदर इनके अलावा हमें इन तीन क्षेत्र दे रखे हैं, वहां पर लिखा पड़ा है प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन या तृतीयक उत्पादन, अर्थात प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड थर्ड सेक्टर दे रखे हैं, तो हम तीनों को भी क्या करेंगे? हम इन तीनों को भी उसके अंदर प्लस करेंगे। क्या करेंगे? उसके अंदर हम प्लस करेंगे। ठीक है गाइस। गाइस मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग की हमें आवश्यकता होती है। मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हमें उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर कि उत्पाद का मूल्य वहां पे वो नहीं देता है। जब हमें वो उत्पाद का मूल्य नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? बिक्री को और स्टॉक को जब मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के बाहर आ जाएगा? उत्पाद का मूल्य मेरा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सपोज करिए वहां पे बिक्री बिक्री दे रखी है, लेकिन स्टॉक के अंदर परिवर्तन वहां पे नहीं दे रखा है। जब ये नहीं दे रखा है तो मैं अंतिम स्टॉक को और प्रारंभिक स्टॉक को माइनस करके स्टॉक में परिवर्तन निकाल सकता हूं। स्टॉक के अंदर जब मेरा भार निकल जाए तो बिक्री को स्टॉक के अंदर परिवर्तन प्लस करके मैं उत्पाद का मूल्य भार निकाल सकता हूं। समझ में आ गया? तो जब मुझे उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाएगा उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करूंगा और माइनस करने के बाद से मेरा मूल्य वृद्धि मेरे भार आ जाएगा। समझ में आ गया? जिस प्रकार से हमें जीडीपी एमपी क्या प्राप्त होगा? हमें जीडीपी एमपी हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें जीडीपी एमपी में प्राप्त होगा। जब हमें जीडीपी एमपी प्राप्त हो जाएगा तो इसी को ही हमें चेंज किस में करना है? एनएनपीएफसी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात राष्ट्रीय आय कारक साधन पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ गया तुम्हारे? समझ में आ गया ना? तो हमें इस जीडीपी एमपी को चेंज किस में करना पड़ेगा? एनएनपीएफसी के अंदर। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें जीडीपी किस प्रकार से प्राप्त हुई है, ये तुम समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि जीडीपी एमपी को किस प्रकार से हम एनएनपीएफसी में चेंज करेंगे। तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पर बैठ के भी इसको अपने पेपर या कॉपी के अंदर से नोट डाउन कर सके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम जीडीपी एमपी को जानेंगे किस प्रकार से एनएनपीएफसी में चेंज करेंगे। तो गाइस अभी हमने जाना था कि किस प्रकार से हमने जीडीपी एमपी को प्राप्त किया। हमने किस प्रकार से जीडीपी एमपी को प्राप्त किया? प्रोडक्शन मेथड से। ठीक है गाइस। अब हम जानेंगे
कि इस जीडीपी एमपी को हमें चेंज किसमें करना है, एनएनपी एफसी में चेंज करना है। किसमें करना है, एनएनपी एफसी में। अब ये एफसी होती क्या है गाइस, पहले जानिए कि ये जो एमपी है मतलब जीडीपी एमपी है होता क्या है। इसके अंदर हमारा मूल्य ह्रास भी प्राप्त होता है, अर्थात इसके अंदर मूल्य ह्रास की भी मिलावट होती है जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। समझ आ गया। तो ये ग्रॉस होती है, क्या होता है, ग्रॉस। जब मैं इस ग्रॉस को मतलब जब मैं सकल को जब मैं चेंज किस में करूंगा, मुझे चेंज करना है किसके अंदर, नेट में चेंज करना है। नेट माने शुद्ध में चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने तो बताया था इसके अंदर मूल्य का ह्रास भी प्राप्त होता है। अब आप नाम से ही जान रहे होंगे कि मूल्य का ह्रास होता क्या है। मूल्य के ह्रास की मीनिंग होता है जिसमें हमें पैसे जो है उसको हमें ह्रास हो, मतलब उसका नुकसान हो। ठीक है, सामान्य टूट फूट हो जाती है कभी कभार प्रोडक्शन करने में, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रोथ को चेंज करेंगे नेट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो जब मैं इस सकल को मतलब ग्रोथ को चेंज करूंगा एन के अंदर, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। जब मैं जी में से मूल्य ह्रास को माइनस कर दूंगा तो मुझे नेट अर्थात मुझे शुद्ध प्राप्त होगा। समझ में आ गया साइज तुम्हारे। अब मैंने देखा कि भाई ये डोमेस्टिक है, इसे चेंज किसमें करना है, नेशनल में चेंज करना है। इसे ये डोमेस्टिक है, इसे चेंज करना है नेशनल के अंदर। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जब मैं डोमेस्टिक को चेंज किसमें करूंगा, मैं नेशनल में चेंज करूंगा। गाइस देखो मैं एरो मार दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए मैं कैसे कैसे इसको प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। जब मैं डोमेस्टिक को चेंज करूंगा नेशनल में, अब मैं जब डोमेस्टिक को चेंज करूंगा नेशनल के अंदर, तो मुझे एक NFIA प्लस करना होगा। क्या करना होगा, NFIA को प्लस करना होगा। ये होता क्या है तो बच्चों, ये हमें जो विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त होती है, हमें जो विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त होती है उसे हम NFIA बोलते हैं। अब इसके अंदर ना बच्चों को बहुत दुविधा रहती है कि इसको प्लस ही करना हमेशा माइनस करना। तो गाइस ध्यान रखना, जैसे हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में अगर वहां पे दे रखा हो विदेशों से, क्या वर्ड दे रखा है बीच में, विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त हो रही है तो उसे प्लस करना है। ठीक है, अगर वहां पर एग्जामिनर ने ये लिख रखा है ऐसे विदेशों को, क्या वर्ड दे रखा, मैंने हिंदी में क्या बोला, विदेशों को, विदेशों को शुद्ध प्राप्त मतलब प्राप्त हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस करेंगे। कहने की मीनिंग ये है कि जब मैं डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करूंगा, मतलब घरेलू को राष्ट्रीय में चेंज करूंगा, तो मुझे NFIA प्लस करनी होती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, तो मैंने भी तुम ये बोला अगर वहां पर से दे रखा है मतलब विदेशों से दे रखा है तभी प्लस करेंगे। अगर वहां पे विदेशों को दे रखा है मतलब वर्ड दे रखा है उसके अंदर विदेशों को प्राप्त है, तो विदेशों की मीनिंग क्या है, वहां पर अब राष्ट्र हमें प्राप्त नहीं हो रही है, वहां पर जो फैक्टर जो इनकम है ना वो विदेशों को प्राप्त हो रही है। तो ये क्या करना पड़ेगा, जब मैं डी को चेंज करूंगा एन में तो मुझे माइनस करना पड़ेगा जब मुझे वहां पे को दे रखा होगा तब। हुआ क्लियर माइंड करना इतना। ठीक है, अब दूसरा ये देखिए इसके अंदर कि भाई प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन रहता है, ये तो चेंज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम चेंज करेंगे इसके अंदर एमपी को, मतलब मार्केट प्राइस को चेंज करेंगे फैक्टर कॉस्ट को। हम बाजार कीमत को चेंज करेंगे किस पे, साधन लागत पे, मतलब कारक साधन में चेंज करेंगे। जब मैं इसे चेंज करूंगा, जब मैं इसे चेंज करूंगा मार्केट प्राइस को, जब मैं चेंज करूंगा फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तो मुझे माइनस करना होगा इसमें से NIT। क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, NIT। अब जरा सपोज कीजिए वहां पर मुझे NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वहां पे नहीं दे रखा है, तो इसको निकालने का भी एक मेथड है बच्चों। इसको निकालने का भी क्या है, एक मेथड है। अब क्या मेथड है कि हम देखते हैं टैक्स क्या होता है। हम सबको पता है कि टैक्स क्या होता है और टैक्स किस बिहाफ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इसमें दो मेथड है बच्चों। पहला क्या है, पहला तो है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर को हमें माइनस करना पड़ेगा आर्थिक सहायता के अंदर। हमें अप्रत्यक्ष कर के अंदर से माइनस करना पड़ेगा आर्थिक सहायता को, हमें प्राप्त हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
अभी आर्थिक सहायता क्या होती है, इसमें बोलते हैं सब्सिडीज। क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। और ये क्या हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करूंगा आर्थिक सहायता को, तो ये मुझे जो इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आएगा उसे हम शुद्ध बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे उसे, NIT बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, NIT बोलेंगे। ठीक है, जिसको अगर मैं MP के अंदर से NIT को माइनस करूंगा तो मेरा FC मतलब फैक्टर कॉस्ट मुझे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगर हम इतना काम करेंगे उत्पाद विधि से, तो गाइस इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। ठीक है गाइस, कभी कभार ऐसा भी होता है वो तुम्हें NNP FC देकर वो तुम्हें GDP MP बोलेगा, इसे कन्वर्ट कीजिए वापसी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैंने G को चेंज करा N के अंदर, तो मैंने माइनस करा मूल्यह्रास। और जब मुझे N से वापसी ग्रोथ पे आना, मतलब मुझे शुद्ध से सकल पे वापसी आना है, तो जो माइनस हो रहा है उसमें प्लस कर देंगे, मतलब उसका हम उल्टा कर देंगे। जो प्लस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो रहा है तो क्या कर देंगे, उसको हम प्लस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि उत्पाद विधि के माध्यम से, मतलब प्रोडक्शन मेथड के माध्यम से हम किस प्रकार से एक नेशनल इनकम को निकालते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे और वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपको सब चीज क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में 11th 12th एंड कोई से भी क्लास के टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द और अच्छी वीडियो आपको लाके दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।